आज का पाठ कक्षा 10 के भूगोल विषय से संबंधित है, जिसका पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है आपका संसाधन और दूसरा शब्द है आपका विकास। ठीक है, संसाधन का अर्थ होता है कि वे सभी वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति हो, उन्हें संसाधन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है जिसको आप नोट कर सकते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता, ठीक है, मानव ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। ठीक, इसमें तीन शब्द हैं, एक है संभाव्यता, दूसरा है मानव ज्ञान और तीसरा प्रौद्योगिकी। ये जब चीज़ें रहेंगी तभी किसी वस्तु को हम संसाधन में बदल सकते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु में किसी गुण की संभावना है तभी उसका प्रयोग हम संसाधन के रूप में कर सकते हैं। जैसे अगर सरसों का बीज ले लिया जाए या सरसों का दाना ले लिया जाए, उससे तेल निकालने का प्रयास किया जाए, सरसों से तेल निकालने का प्रयास किया जाए तो उससे आसानी से निकल सकता है। यानी कि सरसों में तेल की संभाव्यता है, लेकिन अगर वहीं कोई गलत तत्व ले लिया जाए, जैसे बालू ले लिया जाए और बालू से तेल निकालने का प्रयास किया जाए तो नहीं निकलेगा। इस नाते किसी वस्तु को संसाधन बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसमें संभाव्यता हो। दूसरा मानव ज्ञान। मानव ज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ही चीज़ है लगभग। मानव अपने ज्ञान से तकनीक का विकास किया है और उसी तकनीक की सहायता से ही किसी चीज़ को संसाधन में बदल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे एक नई चीज़ बायोडीजल। बायोडीजल क्या है? ये पौधों से निकलने वाले तेल का उपयोग डीजल के रूप में किया जाएगा। ठीक है, उसी को बायोडीजल कहते हैं। तो ये क्या है? मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान से इस बात को सिद्ध किया है या प्रौद्योगिकी से इस बात को सिद्ध किया है कि किसी चीज़ को संसाधन बनाया जा सकता है। तो संसाधन बनने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक हैं। उसमें संभाव्यता होनी चाहिए, दूसरा मानव के पास ज्ञान या तकनीक और प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए संसाधन के प्रकार। ये क्या है? संसाधनों के प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण है। तो इनके निर्माण के आधार पर संसाधनों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? जो वस्तुएं हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिली हैं या जिनको सामान्य शब्दों में कहते हैं जो भगवान द्वारा हमको दिया गया, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और मानवीय संसाधन क्या है? जो मानव ने अपने ज्ञान से वस्तुओं का निर्माण किया, उनको मानवीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखिए मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है और प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या है? मानवीय संसाधन देख लेते हैं, छोटा है। तो संरचनाएं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो है मानवीय संसाधन है। दूसरा संस्थाएं, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाया है मानव ने, वो भी मानवीय संसाधन है। और दूसरा क्या है? इसमें गुणवत्ता एवं मात्रा की बात की गई है। यानी कोई चीज़ है, उसके गुणों में परिवर्तन कर देना या उसकी मात्रा को बढ़ा देना, ये भी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे बायोडीजल का भी आपने उदाहरण सुना, वो क्या है कि उसके गुणों में परिवर्तन कर दिया गया, तो इस प्रकार से यह मानवीय संसाधन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए
संरचना में क्या आएगा, तो मानव द्वारा निर्मित सभी संरचनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे हो गया पुल, सड़क, पक्का मकान। ठीक है, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन हो जाएंगे क्योंकि मानव ने बनाया है। ये पृथ्वी पर पहले से तो थी नहीं, मानव ने अपने ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे इनका विकास किया है। तो ये सब क्या हो जाएगा, संरचनाएं हो जाएंगी। और संस्था क्या होता है, ठीक, जैसे संस्था क्या है, जैसे पुलिस एक संस्था है कि जो अपराध करने पर अपराधी को पकड़ कर ले जाती है। उसी तरह न्यायालय है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप मानवीय संसाधन के बारे में जान गए। ठीक, उससे भी महत्वपूर्ण है, मानवीय संसाधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राकृतिक संसाधनों को जानना। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधनों को हम विस्तार से देखेंगे। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय योग्य संसाधन, एक है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक, अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करें और वो समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, समाप्त ये नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन। ठीक, अगर समाप्त नहीं होंगे तो नवीकरणीय संसाधन, अगर समाप्त हो जाएंगे, अगर यही चीज़ समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में यही अंतर है कि अगर हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं और बार बार प्रयोग करते हैं और समाप्त नहीं होता तो नवीकरणीय संसाधन, अगर प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं तो अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, अब नवीकरणीय संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, सतत और जैव। ठीक, सतत का मतलब क्या है, शब्द से ही पता चल रहा है, वे चीज़ें जो लगातार बनी रहती हैं उन्हें हम सतत कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पवन, जल, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, सतत नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये हमेशा बने रहते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन है, पवन का उपयोग हम ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं और इससे पवन भी समाप्त नहीं होगी। वही पवन बार बार पवन चक्की को चलाएगी। ठीक है, नीचे पवन चक्की अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे होती है। कुछ इस प्रकार से होगी पवन चक्की जो बार बार चलेगी और इससे विद्युत बनेगा और विद्युत से हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक, इसी प्रकार जल है, जल से भी विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, जल से किस प्रकार विद्युत बनाई जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, जो बह रही है, यहाँ हम एक बहुत बड़ा बांध बना देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, नदी का पानी रुक जाएगा और एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण होगा। ठीक है, अब इस जलाशय से हम क्या करेंगे, पानी को धीरे धीरे गिराएंगे, किस पे, टरबाइन पे, टरबाइन पे गिराएंगे और टरबाइन के घूमने से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इस जल का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के नहरों या सिंचाई कार्यों में करेंगे और कुछ जल आगे बढ़ जाएगा और समुद्र में मिल जाएगा। पुनः ये जितने भी जल हैं, चाहे खेती में लगा हो, चाहे सिंचाई में लगा हो, खेती में या कहीं भी उपयोग किया गया हो, पीने के कार्य में या समुद्र में चला गया हो, यह पुनः वाष्पीकृत होकर बादल बनेंगे और उन क्षेत्रों में वर्षा होगी जहाँ से नदी बहती है। तो ये नदी बार बार इसी प्रकार से विद्युत बनाएगी और ये बादल की तरह, बादल यहाँ पे आके वर्षा करेंगे, इससे ये नदी हमेशा बहती रहेगी। तो इस प्रकार से यह सतत प्रकार के नवीकरणीय संसाधन बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसको सोलर पैनलों के माध्यम से, सोलर पैनल ऐसे लगे होते हैं आपके छत पे या आसपास, देखा होगा आपने। ठीक है, इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत में कन्वर्ट हो जाएगी ऊष्मा, और इसी को हम क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा कहेंगे।
और जब तक पृथ्वी है तब तक सौर ऊर्जा बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखिए, नवीकरणीय में ही दूसरे प्रकार का जो संसाधन है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक। जैव संसाधन क्या है? जैव का अर्थ है जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक। अब सतत एक प्रकार से आप समझ लीजिए निर्जीव वस्तुएं हैं जिसमें जीवन नहीं था, सतत वो हैं। ठीक है। और जैव वाले में क्या है? जिसमें जीवन पाया जाता है। तो जीवन किस में पाया जाता है? एक तो जंतुओं में पाया जाता है, दूसरा वनस्पतियों में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ या वन, ठीक है, इसको रखते हैं। ये क्या है? वन का मतलब क्या होता है आपका? जंगल। जंगल का उपयोग अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से करें तो जंगल कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में जंगल है, बहुत घना जंगल है, ठीक है। अब इस जंगल में हम कुछ पेड़ों को काटते हैं, मान लीजिए इधर से कुछ पेड़ों को काटते हैं और उसकी जगह पे हम कुछ पौधों को लगा देते हैं। फिर इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे और भी पेड़ों को काटेंगे और इसको लगाते जाएंगे। तो इस क्रम में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इधर पीछे के पेड़ बढ़ते जाएंगे और आखिरी छोर तक पहुंचने से पहले ये पेड़ बड़े हो जाएंगे। पुनः हम इसका उपयोग काटकर लकड़ी के रूप में कर सकते हैं और इस प्रकार पूरा वन क्षेत्र किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसलिए इसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक। इसी प्रकार दूसरा है वन्य जीव। वन्य जीव का आशय है कि जो वन में रहने वाले जीव हैं या जानवर पशु हैं उनको वन्य जीव कहते हैं। ठीक। इनमें क्या है? पशु जो है क्या होता है? ये मनुष्य भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, जैव वाले के अंतर्गत ही। इसमें संतान उत्पन्न करने का विशेष गुण पाया जाता है। तो इसकी मान लीजिए कोई संतान हुई या बच्चे हुए, ठीक है। इन बच्चों जब ये फिर युवा अवस्था में आएंगे तो फिर इनके बच्चे होंगे, इधर वृद्ध होकर मरते जाएंगे, यहाँ वृद्ध होकर मरते जाएंगे और बच्चे क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी और वन्य जीव भी एक प्रकार से सतत संसाधन है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये नवीकरणीय संसाधन का यहाँ समाप्त होता है। अब जो है प्राकृतिक संसाधन का ये पहला भाग था, नवीकरणीय संसाधन। अब दूसरा भाग क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। इसमें क्या होगा कि एक बार उपयोग करेंगे और वह समाप्त हो जाएंगे। अगर समाप्त नहीं होंगे तो नवीकरणीय, और समाप्त हो जाएंगे अगर तो वो क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाते हैं। तो दो प्रकार से समाप्त होंगे। हो सकता है कि वह एक ही बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाएं, तो उसको बोलेंगे अचक्रीय संसाधन। ठीक है। अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। और हो सकता है कि वह धीरे धीरे समाप्त हों, कई बार उपयोग करने पर समाप्त हों, तो इन्हें बोलेंगे हम चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि समाप्त ये भी होंगे लेकिन ये चक्र के रूप में 2-3 बार उपयोग करने पर समाप्त होंगे। ये एक ही बार उपयोग किए और समाप्त हो गए। ठीक। उदाहरण से समझते हैं। अब अचक्रीय का उदाहरण क्या हो सकता है? कोयला। कोयला एक बार जलाइए, धुआं बन गया, उड़ गया कि नहीं, राख बन गई। अब राख से पुनः हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने जो कोयला जला दिया उससे जो ऊष्मा मिली वो फिर उसके बाद वह समाप्त हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इसी तरह पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ भी एक बार उपयोग करिए और तुरंत समाप्त। ठीक। तो ये हो गए अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि समाप्त होंगे और एक ही बार में समाप्त हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। ठीक। दूसरा क्या है? पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि अनवीकरणीय है यानी कि ये समाप्त होंगे लेकिन ये कुछ चक्र के माध्यम से कुछ 2-3 बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हमने कहीं लौह अयस्क की सहायता से लोहा बनाया, ठीक है। अब लोहे से हम क्या बनाएंगे? सरिया, या इसी को आप छड़ भी बोल सकते हैं। ठीक। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? मकान बनाने में मान लीजिए कि अब मकान क्या हो जाएगा? पुराना होगा। पुराना होने के बाद ये टूट गया।
टूटने के बाद इसमें से कुछ सरिया निकलेगा जो पुराना हो गया होगा, जिसमें जंग लगा होगा, ठीक है। तो कुछ निकला, उसको बोल सकते हैं हम क्या, कबाड़ बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस कबाड़ को हम क्या करेंगे, फिर ले जाएंगे, लोहा बनाएंगे और फिर सरिया बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने पहली बार 100 किलो लोहे का उपयोग किया था सरिये के रूप में मकान में, तो वह जब कबाड़ के रूप में निकलेगा तो वो 80 किलो ही रह जाएगा, ठीक है। और जब हम पुनः इसे लोहा बनाएंगे तो 60 किलो ही रह जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है जंग लगने की वजह से लोहा मिट्टी में मिल जाएगा या टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाएगा। फिर हम इस 60 किलो लोहे को लेके छड़ बनाएंगे और फिर 2 बार मकान में प्रयोग करेंगे, तो इसी तरह 30 किलो और 30 किलो के बाद शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, यानी समाप्त होगा लेकिन धीरे धीरे 2-3 चक्र में समाप्त होगा, इस नाते इसका नाम हो गया पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक। इसको नीचे नोट्स दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक और डायग्राम बनाया गया है कि संसाधनों के प्रकार, कि किस प्रकार से संसाधनों के विभिन्न प्रकार को उनके वर्गीकरण किया गया है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, समप्यता के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। जैसे इसमें देखिए उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया, एक जैव दूसरा अजैव, ठीक। तो जैव क्या है, जो जीवित वस्तुएं हैं वो जैव हो जाएंगी और जो निर्जीव पदार्थ हैं वो अजैव में आ जाएंगे। ये ऊपर बताया गया विस्तार से उदाहरण देके, ठीक है। अब समाप्यता के आधार पर, समाप्यता मतलब वे समाप्त होंगे कि नहीं होंगे। अगर समाप्त नहीं होंगे तो नवीकरणीय, अगर समाप्त हो जाएंगे तो अनवीकरणीय, जिसके बारे में अभी विस्तार से हमने बात की है, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ नए प्रकार के संसाधन दिखाई देंगे। जैसे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब है उसका मालिक कौन है, ठीक है, उसका मालिक कौन है। जैसे कोई वस्तु है तो वह किसी व्यक्ति विशेष की है, जैसे कोई पेन है, अगर पेन राम का है तो वह राम का ही है, ठीक है। जैसे आपके गांव में कोई खेत है या शहरों में कोई ज़मीन है, किसी का मकान है, किसी के नाम से होता है, वह उस घर का मालिक होता है। तो मालिक जब होगा, एक व्यक्ति होगा, तो उसे बोलेंगे व्यक्तिगत, ठीक है। तो इसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन, वह किसी विशेष व्यक्ति के नाम से होगा, ठीक। अब देखिए सामुदायिक संसाधन क्या होता है। सामुदायिक संसाधन का अर्थ है कि शब्दों से पहले आप देखिए क्या इसका अर्थ निकलता है। समुदाय का, ये पूरे समुदाय का क्षेत्र है। समुदाय का जहाँ पूरा समुदाय उस पर अपना हक बना सकता है वह सामुदायिक होगा। अगर एक व्यक्ति कहे ये मेरा है तो वह व्यक्तिगत हो जाएगा। अगर पूरा गांव या समुदाय कहे तो सामुदायिक हो जाएगा। जैसे गांव का कोई मंदिर है, ठीक, और शमशान घाट है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोई शहरों में पार्क है या सड़क है, ये सब क्या है, सड़क किसकी होती है, पूरे गांव की है, पूरे समुदाय की है। तो ये सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे, ठीक है, व्यक्तिगत और सामुदायिक। समझ में आया। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। अब शब्दों से ही देखिए पता चल रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से मतलब क्या है। राष्ट्रीय मतलब किसी राष्ट्र का, राष्ट्र का मतलब देश का। अगर ये किसी देश के नाम से, जैसे व्यक्तिगत में एक व्यक्ति के नाम से था, अगर कोई संसाधन किसी देश का है या उस देश की सीमा के भीतर पाया जाता है तो वह सभी संसाधन उस राष्ट्र का होगा या राष्ट्रीय संसाधन होगा। जैसे बहुत सारे जो जंगल है या जल संसाधन है या कोयला है, खनिज है, पेट्रोलियम है, ये किसी देश का होता है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इस पे किसी देश का अधिकार नहीं होता है और यह किससे संचालित होते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। जैसे यूएनए है, यूएनओ, ठीक है। यूएनओ का मतलब क्या हो गया,
संयुक्त राष्ट्र संघ ये यहाँ का नियम बनाएगा कि किस प्रकार यहाँ के संसाधनों का उपयोग करना है। ठीक, अब राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की सीमा के भीतर है। अगर मान लीजिए कोई जल क्षेत्र में संसाधन पाया जाता है, समुद्र में संसाधन पाया जाता है, तब वह किसका होगा। तो इस विवाद से बचने के लिए कुछ समुद्री नियम बना दिए गए हैं जिसके आधार पर संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। ठीक, जैसे अगर कोई देश है मान लीजिए यहाँ पे और इसके चारों ओर समुद्र हैं, तो 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील तक की दूरी में जो भी संसाधन आएंगे वो इस देश के होंगे। मान लीजिए ये देश है यक्स, तो इस देश का ये 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा समुद्र में वो उस देश का होगा। अब इसके आगे का जो क्षेत्र होगा, मान लीजिए वहाँ समुद्र का क्षेत्र 1000 किलोमीटर 1000 नॉटिकल माइल है। ठीक है, तो 800 नॉटिकल माइल क्षेत्र जो शेष बच जाएगा वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में गिना जाएगा, या इसे उच्च सागर बोलते हैं या हाई सी बोलते हैं। ठीक है, या खुला सागर बोलते हैं। तो खुले सागर में पाए जाने वाले संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, ये यूएनओ के नियमों से संचालित होते हैं। इसको नीचे हम चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये परिभाषाएं दी गई हैं जिनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैव संसाधन के बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक, और ये हो गया आपका अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा है जिसको आप पढ़ लीजिए। उदाहरण देखिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वन इत्यादि हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका सोलर पैनल जिससे सौर ऊर्जा का विद्युत के रूप में परिवर्तन किया जाता है। ये आपका हो गया पवन ऊर्जा का, ये पवन चक्की है जिससे पवन का विद्युत के रूप में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो अनवीकरणीय क्या होता है, तो नवीकरणीय का उल्टा यानी कि अनवीकरणीय, यानी ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, परिभाषा दी गई हुई है, यहाँ पे परिभाषा दी गई हुई है। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि इसमें आएंगे। ठीक, अब अनवीकरणीय को ही दो भागों में बांटा गया है जिसके बारे में हमने ऊपर देख लिया है। चक्रीय मतलब ऐसे अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो समाप्त तो होते हैं लेकिन एक बार में न होकर 2-3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद समाप्त होते हैं। जैसे हमने लोहे और सरिये का उदाहरण दिया था ना कि किस प्रकार लोहा सरिये में बदलता है और सरिया मकान में इस्तेमाल होता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए धातुएं सभी आएंगी। चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब ये दूसरा है अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि समाप्त हो जाएगा किसमें, एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि इसमें आ जाएगा। दूसरा का और आगे देखिए क्या है, स्वामित्व के आधार पर, जो हमने अभी आपको बताया। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, जो निजी संसाधन होते हैं, किसी के नाम से होता है, जिसके बारे में ऊपर उदाहरण दिया गया है। ठीक, जैसे देख लीजिए उदाहरण के तौर पे बागीचा, खेत, तालाब, कुआं इत्यादि इसमें आते हैं। ठीक, सामुदायिक संसाधन जो पूरे समुदाय का होता है या गांव का होता है या कॉलोनी का या नगर का होता है, उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, जैसे ग्राम समाज की कोई भूमि है तो पूरे गांव की है। ठीक, गांव का कोई मंदिर है, शहरों में निर्मित कोई पार्क है, शमशान भूमि है, सरकारी विद्यालय, ये सब क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। पूरे समुदाय का इस पर अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन ऊपर बताए हैं कि किसी देश की सीमा के भीतर, मान लीजिए कोई देश है तो इसकी सीमा के भीतर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वो सभी राष्ट्रीय संसाधन होंगे। ठीक है, और समुद्री क्षेत्र में कहाँ तक, 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक कोई संसाधन पाए जाते हैं तो समुद्री संसाधन हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे वन्य जीव संसाधन क्या है, किसी देश में जो जंगल पाया जाता है, उसमें जो जानवर पाए जाते हैं, वन्य जीव जिन्हें बोलते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन है। खनिज संसाधन है, जैसे कोयला, लोहा या विभिन्न प्रकार की धातुएं। जल संसाधन है, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। अब इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको देख लीजिए, 200 नॉटिकल मील के आगे जो खुला समुद्री क्षेत्र है, इसी को उच्च सी भी मतलब उच्च सागर बोलते हैं, हाई सी भी बोलते हैं, ठीक है। खुले समुद्री क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे, ठीक है। यहाँ पे संसाधन पाए जाएंगे, इनका संचालन और स्वामित्व का अधिकार किसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास होगा, जैसे यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अनुसार यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको उदाहरण से यहाँ से समझिए, चित्र के माध्यम से। जैसे ये भारत है, तो भारत की सीमा के भीतर जो संसाधन पाए जाएंगे तो भारत के हैं ही, ठीक है। उसके साथ ही मान लीजिए भारत के 200 नॉटिकल समुद्री मील के बीच का क्षेत्र है यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। और श्रीलंका का मान लीजिए यहाँ तक हो गया, बाकी इन देशों का यहाँ तक हो गया, मेडागास्कर का यहाँ तक, जो भी हैं सारे देशों की सीमा हो गई। ये बीच में जो क्षेत्र बच रहा है, यही क्या है आपका खुला सागर या उच्च सागर। और यहाँ खुले सागर में जो संसाधन पाया जाएगा इस क्षेत्र में, यही आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। और जो किसी देश की सीमा के 200 नॉटिकल मील के भीतर पाया जाएगा वो उस देश का संसाधन होगा। जैसे यहाँ कोई संसाधन अगर पाया जाता है तो भारत का होगा, यहाँ अगर कोई संसाधन पाया जाता तो इस देश यानी मेडागास्कर का होगा, यहाँ कोई संसाधन पाया जाता है तो यानी ऑस्ट्रेलिया का होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, समुद्र जहाँ से शुरू होता है, मतलब ये कोई ज़मीन है, इसके आगे जहाँ से समुद्र शुरू होता है उसके आगे सागरों को कुछ नाम दिया गया है। जैसे टेरिटोरियल सी, यानी कि टेरिटोरियल सी क्या होता है, क्षेत्रीय सागर, 12 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा, ये देखिए बेस लाइन है, यानी कई कटी फटी रेखाएं हैं, तो उनके जो दो क्षेत्रों को मिलाते हैं सीधी रेखा, उसको आधार रेखा कहते हैं। जैसे भारत का एक गुजरात वाला भाग है, अगर ये है तो इसकी आधार रेखा कुछ इस प्रकार से पहले खींच दी जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ से जो दूरी होगी उसी को हम 12 नॉटिकल मील लेंगे, ठीक है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी आपका हो जाएगा क्षेत्रीय सागर, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी क्या हो जाएगा, कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक। और 200 नॉटिकल मील की दूरी को EEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं इसी को, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और इन्हीं विशेष आर्थिक क्षेत्र वाले भागों तक जो संसाधन पाए जाते हैं वह उस देश की संपदा होते हैं जिस देश से वह विशेष आर्थिक क्षेत्र लगा होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, ये उच्च सागर या हाई सी होता है, जहाँ के संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखिए, एक चौथा भी आधार था संसाधनों के वर्गीकरण का, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे देखिए ये 3, पहला हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिया, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को देख लिया है, समाप्यता के आधार पर देख लिया, स्वामित्व के आधार पर देख लिया। अब हम देखते हैं विकास के स्तर पर, ठीक है। तो विकास के स्तर पर कुछ संसाधन है, जैसे संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, 4 तरह के हैं, जिनके बारे में हम नीचे परिभाषा के साथ इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि जो संसाधन है हमारे पास वह विकास के किस स्तर तक पहुँचे हैं, उस आधार पे
संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है जो 4 भागों में है। ठीक, पहला क्या है? संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित हैं लेकिन अभी उनका उचित रूप से विकास नहीं हो पाया है। उपस्थित हैं और उचित रूप से विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा। ठीक, अब देखिए राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल में घास फूस वन इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ ज़मीन खाली है और पवन निर्बाध रूप से चलती है, यानी कि वहाँ हवा बहुत तेज़ चलेगी। अगर यहाँ पवन चक्की लगा दिया जाए तो इससे बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, बिजली बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस नाते अगर हम सोलर पैनल लगा दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूर्य की गर्मी से हम सौर ऊर्जा बना सकते हैं या बिजली बना सकते हैं। ठीक है, इसकी संभावनाएं बहुत हैं लेकिन अभी इनका उचित विकास नहीं हो पाया है। इस नाते ये संभावी संसाधन है। संभावनाएं हैं लेकिन विकास नहीं हो पाया है। अगर विकास हो जाएगा, संभावना मान लीजिए कहीं है और पूरा विकास हो गया तो उसको बोलेंगे विकसित संसाधन, जो अगला वाला भाग है हमारा। ठीक है, वे संसाधन मैंने जिनका सर्वेक्षण कर लिए हैं, जान गए हैं कि कितनी मात्रा में वहाँ पे विद्यमान है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित कर लिए हैं। ठीक है, उसको विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, अगर किसी क्षेत्र में हम कोयले को पाते हैं तो क्या करेंगे? वहाँ जाएंगे, देखेंगे कितनी मात्रा में कोयला है या पेट्रोलियम है, और उसको हम अच्छे तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं कि कोयले को कैसे प्रयोग किया जाता है या पेट्रोलियम का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, इस नाते यह विकसित संसाधन होगा, इसके बारे में विकास किया जा चुका है। भंडार क्या है? अब देखिए तीसरा हमारा क्या है? ये तीसरा वाला जो संसाधन है वो क्या हो गया हमारा? भंडार। ठीक है, जैसे पर्यावरण में बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन प्रौद्योगिकी और तकनीक यानी कि उसका उपकरण नहीं है उसे इस्तेमाल करने का, उसको हम भंडार कहते हैं। या फिर उसको किस प्रकार से उसे संसाधन बनाया जाए, इस बारे में अभी हमारे पास तकनीक नहीं है। जैसे पानी है, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को पानी से अलग कर दिया जाए तो ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो मिसाइल होती है, जो हम उपग्रहों को भेजते हैं, वो हाइड्रोजन से ही चलती है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है कि कम मात्रा में रहते हुए अधिक ताप देता है। ठीक है, इस नाते यह एक बहुत बढ़िया ईंधन है। दूसरा, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ कब जलती है? जब वह हाइड्रोजन, मान लीजिए कोई चीज़ कब जलेगी? जब वह ऑक्सीजन के साथ संपर्क करती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलती है। तो हाइड्रोजन मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी पानी। इसी पानी को हम फिर क्या करेंगे? इससे हाइड्रोजन निकाल लेंगे और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या समाप्त हो जाएगी और ईंधन की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तकनीक अभी हमारे पास उतनी मतलब उपलब्ध नहीं है, इस नाते हम इसको भंडार के रूप में रखते हैं। ठीक है, अगर उपलब्ध हो जाता तो हम इसको विकसित संसाधन के रूप में रखते हैं। ठीक है, अब संचित कोष क्या है? ये भी देखिए भंडार का ही हिस्सा है, यानी कि इसके बारे में भी अभी तकनीकी ज्ञान द्वारा मतलब तकनीकी ज्ञान कम है। ठीक है, उसका उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन सीमित प्रयोग कर रहे हैं इसका। ठीक है, और आने वाले समय में इसका और बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बांधों में जो उपस्थित जल है, अभी हम उससे विद्युत बनाते हैं लेकिन कम मात्रा में, और आने वाले समय में इसे हम और अधिक मात्रा में बिजली बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? संचित कोष कहेंगे। ठीक है,
अब देखिए संचित कोष और भंडार में अंतर क्या है। भंडार ऐसा है जिसमें अभी हमको तकनीक उपलब्ध नहीं है। संचित कोष में भंडार की ही तरह है, लेकिन इसमें कुछ प्रयोग किया जा रहा है और कुछ प्रयोग करना आगे बाकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संचित कोष। तो यहाँ तक हो गया हमारा संसाधनों का प्रकार। ठीक।